नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मुंबई स्टूडियो से अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, आप सबका स्वागत है। चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं हमारे इस कार्यक्रम में। पहली खबर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी। क्रेडिट कार्ड का बाजार गुलजार। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की रफ्तार हो या क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की रफ्तार हो, दोनों बहुत तेज हैं। क्या कुछ हो रहा है इस बाजार में, इस ट्रेंड को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे पर्सनल लोन से जुड़ी। हालांकि क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल लोन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन पर्सनल लोन के बाजार में एनबीएफसी आगे निकल आए हैं। एनबीएफसी की हिस्सेदारी बढ़ गई है। क्या बता रहा है ये ट्रेंड, ये कैसे संकेत हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात, तो क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत? जी हां, भारत ने अमेरिका के सामने कोई शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी है? क्या वाकई भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है या ये सिर्फ ट्रेड डील बनाने के लिए एक नया पैंतरा है? इस चीज को समझेंगे। अमेरिका से आई टैरिफ की नई खेप। जी हां, 1 अक्टूबर से नए टैरिफ आएंगे। कौन से टैरिफ आए हैं, किन चीजों पर आए हैं, कितने लगेंगे, क्या असर होगा, ये जानेंगे। कैसे गले उतरेगा अमेरिका का नया जीडीपी आंकड़ा? जी हां, रिवाइज किया गया और कहा गया कि बड़ी तेजी आई जीडीपी के आर्थिक विकास दर में। कितना भरोसा करने लायक है ये आंकड़ा, क्या है वो आंकड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। और अमेज़ॉन को भारी पड़ा हेरा फेरी करना, बड़ा जुर्माना ठोका गया है अमेज़ॉन प्राइम पर। क्या कुछ कर रहा था अमेज़ॉन वीडियोस, क्या कुछ कर रहा था, क्या कितना जुर्माना लगाए, ये सब कुछ भी हम समझेंगे। फिलहाल पहली खबर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी। जीएसटी कटौती के बाद देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि कटौती लागू होने के बाद पहले ही दिन यानी 22 सितंबर को क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च कई गुना बढ़ गए। इसके जरिए कुल 10,411 करोड़ रुपए का सामान ई कॉमर्स साइट से खरीदा गया है। ई कॉमर्स पेमेंट आप समझिए 10,411 करोड़ रुपए का हुआ है और 2533 करोड़ रुपए का पेमेंट पीओएस मशीन से यानी कि कार्ड को स्वैप करके किया गया है। जबकि अगर आप इससे एक दिन पहले देखें यानी 21 सितंबर को देखें या उससे पहले देखें, तब ये आंकड़ा कितना होता था ई कॉमर्स साइट पर? सिर्फ 1514 करोड़ रुपए। और सोचिए कहां 10,000 करोड़ रुपए। पीओएस मशीन से 1106 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? क्रेडिट कार्ड से खरीद स्वाभाविक सी बात थी कि जीएसटी में कटौती के बाद लोग वापस खरीद के लिए आए और सबसे पहले तुरंत ई कॉमर्स साइट से ही ऑनलाइन खरीद होती थी। सेल्स भी चल रही हैं, डिस्काउंट भी चल रहे हैं। लेकिन अगस्त में भी हमने थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी। जुलाई की तुलना में तो कम थी, लेकिन हाँ, अगस्त में हमने वापस क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का ट्रेंड बढ़ने का रुख देखा था। और अब ये सितंबर में जीएसटी कट लागू होने के बाद और ज़्यादा तेजी से सक्रिय होता दिखाई दिया। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा ये कि अगस्त के महीने में 7 लाख नए क्रेडिट कार्ड इशू हुए लंबे समय के बाद, क्योंकि लगभग बीते 1 साल से बैंकों ने रिजर्व बैंक के दबाव के बाद नए क्रेडिट कार्ड देने बंद कर दिए थे। पुराने क्रेडिट कार्ड्स डिफंक्ट किए गए थे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब क्रेडिट कार्ड के बाजार में फिर सक्रियता दिख रही है और ये नई खरीदारी का जो उत्साह या जो प्रोत्साहन जीएसटी के कारण मिला है, ये हमें दिखाई देगा। पर यहाँ एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैंकों के पास इस तरीके के आंकड़े मौजूद हैं, जिनको हम लगातार बोनस पॉइंट पे चर्चा में भी उठाते रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए एक प्रेशर का हिस्सा है, जहां पर एनपीएस भी पिछले दिनों में क्रिएट हुए हैं। लेकिन अब ये साइकिल बनता दिख रहा है। जीएसटी रियायत के साथ क्रेडिट कार्ड से खरीदारी बढ़ रही है। पर्सनल लोन कारोबार में बैंकों की तरफ से बढ़ी सावधानी के बाद इस मौके का फायदा उठाया है एनबीएफसी कंपनियों ने। गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी ने इस सेगमेंट में कर्ज बढ़ाया है, जिस वजह से पर्सनल लोन कारोबार में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। सीआरआईएफ क्रेडिट ब्यूरो है जो फर्म है, उसके जो आंकड़े आए उसमें पता चला कि जून अंत तक पर्सनल लोन कारोबार में एनबीएफसी की हिस्सेदारी 41% पहुंच गई है। 2 साल पहले ये 27% हुआ करती थी। सर, इससे आरबीआई को कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि एनबीएफसी अब पर्सनल लोन ज़्यादा बांटने लगी है? आरबीआई की प्रतिक्रिया का इंतजार हमें करना होगा 2-3 महीनों के लिए। लेकिन 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ब्याज दरों में कमी आई है, बैंकों ने पर्सनल लोन की रफ्तार नहीं बढ़ाई है, पर एनबीएफसी में बढ़ोतरी हुई। और एनबीएफसी में खासतौर पर आंकड़ा यह बता रहा है कि जो फिनटेक एनबीएफसीज हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। 2025 में 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है पर्सनल लोन का आंकड़ों में, जो कि 9% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा रहा है। इसमें 2 महत्वपूर्ण वजह हैं। एक तो ये कि फिनटेक के जरिए
लिए लोन देने में आसानी है, लोन लेने में आसानी, और अब सक्रियता से लिया जा रहा है। और दूसरा, ब्याज दरों में भी कमी हुई है। अब इसके पीछे वही बात है जो क्रेडिट कार्ड में थी कि बैंकों के और आरबीआई के पास ऐसे आंकड़े और ऐसी वस्तुस्थिति मौजूद है जिसमें एनबीएफसीज को लगातार चेतावनी देते रहे कि पर्सनल लोन को ना बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल चूंकि बाजार में डिमांड जनरेट करनी है तो शायद रिजर्व बैंक इस रुख को थोड़े समय तक चलने देगा। त्योहारी मौसम में हमें पर्सनल लोन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने के बाद लोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब अगली खबर मनरेगा से जुड़ी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा जल संरक्षण और उससे जुड़े कामों में खर्च करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जिन ब्लॉक्स में पानी की किल्लत बढ़ गई है वहां पर मनरेगा का 65% तक पैसा जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल होगा। कम किल्लत वाले ब्लॉक्स में 40% और जहां किल्लत नहीं है वहां 30% पैसे का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जाएगा। सर, मनरेगा के ढांचे में फेरबदल होता दिखाई दे रहा है इस फैसले से? ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहली बार ऐसा दिख रहा है जिसमें मनरेगा के फंड को किसी खास क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। आमतौर पर मनरेगा के फंड को राज्य सरकारों के लिए तमाम परियोजनाओं के लिए खोला जाता था। मूलतः वो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं होती थी, लेकिन पानी की समस्या भारत में कितनी गहरी है ये बात इससे रेखांकित होती है कि 65% फंड को क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक्स, और भारत में बड़ी संख्या है ओवर एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक्स की, खासतौर से उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों में, जहां इस फंड को उसके लिए ये मार्क किया गया है, वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। 40% जो सेमी एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक्स हैं। तो इससे अब भारत में ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण, पानी की खोज और पानी की बचत, इसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पर शायद ज़्यादा पैसा इसमें जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल के संरक्षण पर खर्च होगा। तो ये एक नए तरीके की पहल है ग्रामीण इलाकों में। मनरेगा में के बजट में कोई बड़ी बढ़ोतरी तो नहीं की गई है, लेकिन फंड्स को अब खास परियोजनाओं के लिए प्रिस्क्राइब करने का या सुनिश्चित करने की व्यवस्था यहाँ से शुरू होती दिख रही है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान और वेनेजुला की तेल सप्लाई पर लगाए प्रतिबंधों को हटाए। भारत का तर्क है कि रूस से तेल का इंपोर्ट तभी घटाया जा सकता है जब ईरान और वेनेजुला पर अमेरिकी प्रतिबंध खत्म होंगे और भारत इन देशों से तेल खरीद सकेगा। हाल में ट्रेड डील के लिए अमेरिका गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका से ये मांग दोहराई है। सर, ये क्या रणनीति है? भारत किसी न किसी तरह से प्रतिबंध वाले देशों के साथ कच्चे तेल की खरीद और कारोबार को जारी रखना चाहता है, और ये एक तरीके की रणनीति है जिसके जरिए अमेरिका को इस बात पर सहमत किया जाए कि भारत को सस्ता तेल मिलता रहे, क्योंकि ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध है तो ईरान भी सस्ता तेल दे सकता है, और वेनेजुएला पे भी प्रतिबंध है। वेनेजुएला से पहले तेल आता था पर दूरी के कारण एक बड़ी चुनौती है। तो भारत ने रूस के साथ तो वापस हटाने की या तेल का इंपोर्ट कम करने के संकेत दिए हैं, जो एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि बार बार एक कहा जा रहा था कि रूस के युद्ध की फंडिंग भारत के जरिए हो रही है, पर तेल के लिए बाकी स्रोतों के लिए फिर अमेरिका के लिए दुविधा खड़ी कर दी है, क्योंकि ईरान पर अभी अमेरिका और यूरोप ने ताजे नए प्रतिबंध लगाए और वेनेजुएला पर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके साथ ही भारत की तरफ से अमेरिका से चर्चाओं में एनर्जी के इंपोर्ट की और अमेरिका से तेल और गैस के आयात के संकेत भी दिए गए हैं, लेकिन भारत किसी भी स्थिति में रूस के विकल्प के तौर पर अमेरिका को नहीं लेना चाहता है, ऐसा संकेत यहां से निकल कर आ रहा है, और इसीलिए इन दो देशों को बीच में लाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल अमेरिका के साथ डील पर छठे दौर की बातचीत के बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने छठे दौर की बातचीत को प्रोडक्टिव बताया है, सकारात्मक बताया है। हालांकि वार्ता में शामिल होने गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अब भी अमेरिका में ही हैं। उधर ट्रेड डील पर अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि H1 वीज़ा का मुद्दा इस डील का हिस्सा नहीं है। सर, क्या नई स्थिति बनती दिख रही है? कि जो बात हम लगातार कह रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की गुंजाइश सीमित सी दिख रही है। दोनों तरफ से अब पॉस्चरिंग है, आक्रामकता नहीं है। अमेरिका भी थोड़े ठंडे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, भारत भी ठंडे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया कि डील नवंबर में हो जाएगी, लेकिन जो बात राजेश अग्रवाल ने कही, मुख्य वार्ताकार ने, या वहां से जो चीजें संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसमें अभी कोई मसौदा सहमति का नहीं बना है छह दौर की वार्ताओं के। अमेरिका को चाहिए भारत का एग्रीकल्चर मार्केट। H1B वीजा लगा देने के बाद आज नए
फार्मा टैरिफ आ जाने के बाद, जिन पर हम आगे बात करेंगे, भारत के लिए बराबर ही मुश्किल होता जा रहा है प्रतिदिन कि वो अमेरिका से किन शर्तों पर संधि करेगा और समझौता करेगा, क्योंकि इतना अधिक दबाव भारत पर अलग अलग तरीके से ट्रेड फैसलों के जरिए हो चुका है कि राजनीतिक रूप से भारतीय पक्ष को भी भारत में अपने अपने देश में किसी तरीके की डील को डिफेंड करना या उसका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात हमें वहाँ से जो संकेत आ रहे हैं, भारतीय पक्ष की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़े आक्रामक बयान नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि एग्रीमेंट प्रोसेस में है, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत अंतिम दौर में है, पर ये बात हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना दबाव भारत पर तरह तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। H-1B वीजा को उन्होंने बाहर कर दिया, जबकि भारत की पक्ष की तरफ से संकेत दिए गए थे कि ट्रेड डील की वार्ताओं में भारतीय कर्मचारियों के हितों को भी संरक्षित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, डील होगी कि नहीं होगी, इस बात की बड़े स्पष्ट संकेत कहीं से नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की नई खेप घोषित कर दी है। गुरुवार को ट्रंप ने फार्मा टैरिफ की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक जो कंपनियां दवा उत्पादन के लिए अमेरिका में प्लांट नहीं लगाएंगी, उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि जेनेरिक दवाओं को अभी इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। फार्मा के अलावा ट्रंप ने भारी कॉमर्शियल वाहनों पर और फर्नीचर पर भी टैरिफ की घोषणा की है। सर, क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं टैरिफ को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना दूसरा मोर्चा भारत के खिलाफ खोल दिया है। पहला मोर्चा था भारत की आईटी सर्विसेज और दूसरा है फार्मास्यूटिकल में वो लगातार 200%, 300% टैरिफ की बात कह रहे थे और हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बता भी रहे थे कि हो सकता, होने वाला है, और देखिए वो सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सफाई के साथ अपने पहले बड़े टैरिफ अभियान की शुरुआत कर दी है फार्मास्यूटिकल्स को लेकर। जो फैसला किया गया उसमें अगर कंपनी अमेरिका में दवा नहीं बना रही तो उसकी ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। पहला यह फैसला है। दूसरा, भारी ट्रक और उनके पार्ट्स पर 25% एडिशनल टैरिफ है, और जो तमाम फर्नीचर और अपहोल्स्ट्री है उनके ऊपर करीब 30 से 50% टैरिफ लगाया गया है। किचन फर्नीचर्स पर भी 50% टैरिफ है। इनको एक एक करके हम समझते हैं। दवाओं के लिए समझना ज्यादा जरूरी है। हालांकि एक भारत का बड़ा निर्यात जेनेरिक दवाओं का है। प्रत्यक्ष रूप से ये समझ में हमारे पास आता है कि भारत के जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर असर पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि भारत से ब्रांडेड दवाओं का भी निर्यात होता है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी ब्रांडेड जेनेरिक्स को एक्सपोर्ट करती है। इसमें सब जितनी भारत की कंपनियां, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दबाव डॉक्टर रेड्डीज पर आने की संभावना है, क्योंकि उसका यूएस में प्रोडक्शन केवल 15% है। दूसरी जो कंपनी प्रभावित हो रही है वो सन फार्मा है, तीसरी सिप्ला है, चौथी ल्यूपिन है, पांचवी जायडस है, बायोकॉन है, अरबिंदो फार्मा है। इनके थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका से बाहर बनते हैं और अमेरिकी बाजार में बेचे जाते हैं। जैसे सिप्ला को थोड़ा ज़्यादा बचत मिल रही है, क्योंकि सिप्ला के बड़े उत्पादन क्षमताएं अमेरिका में है और ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां बनाए जा रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ दवाओं पर टैरिफ की शुरुआत कर दी है, और इससे पूरी दुनिया में जो दवाओं की सप्लाई चेन है वो तितर बितर होगी, और कंपनियों पर यह बाध्यता होगी, भारतीय कंपनियों पर यह बाध्यता होगी कि उनको अमेरिका में जाकर अपनी फैक्ट्री लगानी पड़े। जेनेरिक्स का नंबर इसके बाद आएगा, यह संकेत इससे लिया जा सकता है। बाकी जो दो और उत्पाद हैं जिन पर टैरिफ आए हैं, उनमें ट्रक्स हैं, जिनमें भारत ट्रक्स तो सीधे एक्सपोर्ट नहीं करता, पर भारतीय कंपनियां ओईएम के तहत कंपोनेंट पुर्जे बेचती हैं, तो पुर्जों पर ड्यूटी आएगी। ऑटो सेक्टर के लिए बुरी खबर है, आज हमने बाजार में उसका असर भी देखा। फर्नीचर और कैबिनेट्स, भारत से अपहोल्स्ट्री के फर्नीचर, लेदर माउंटेड फर्नीचर्स ये जाते हैं, इसका असर छोटे उद्योगों पर, भारत की जो लघु उद्योग हैं उन पर दिखाई पड़ेगा। इस मामले में भारत फायदा वियतनाम के और चीन के खाते में जाएगा, खासतौर से वियतनाम के खाते में जाएगा, जो भारत का इस मामले में प्रतिस्पर्धी है। पर दवा उद्योग के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की शुरुआत यहां से होती है। सर, अगर अन्य मुल्कों पर भी समझें इसका क्या असर होगा, उद्योगों पर क्या असर होगा, भारत समेत अगर दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर, तो पिक्चर कैसी बनती दिखती है? अगर आप सबसे बड़ा नुकसान देखें तो सबसे बड़ा नुकसान इस पूरी व्यवस्था में चीन को होने वाला है, फर्नीचर की कैटेगरी में, क्योंकि चीन फर्नीचर का बड़ा एक्सपोर्टर है और बड़ी मात्रा में फर्नीचर वहां जाता है। सीरियस असर पड़ने वाला है। काफी ट्रेड शिफ्ट होगा उन देशों की तरफ जिनके पर टैरिफ कम है। इसके अलावा यूरोपियन संघ को ईयू से कई ब्रांडेड दवाएं जाती हैं, तो दवाओं के टैरिफ का बड़ा गहरा असर ईयू पर होने वाला है। ईयू की फार्मा कंपनियां चुनौती महसूस कर रही हैं, और
इसीलिए भी हाल में 2 हफ्ते पहले ब्रिटेन की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जीएसके ने अपने $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी, जो अमेरिका के संयंत्रों में किया जाएगा। तो धीमे धीमे ईयू की कंपनियां अमेरिका में अपने संयंत्र लगाने की कोशिश कर रही हैं। ब्रांडेड दवाएं उनकी ज़्यादा बिकती हैं, जेनेरिक भारत की बिकती हैं, तो इटली और पोलैंड की कंपनियों पर भी इसका असर होगा, कीमतें बढ़ेंगी। मैक्सिको में ट्रक पार्ट्स का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि मैक्सिको से सबसे ज़्यादा ट्रक पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका के बाजार में। वियतनाम पर सबसे कम असर है। वियतनाम को भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ का फायदा मिलेगा, और क्योंकि उसके पास उसे रियायती टैरिफ के दायरे में रखा गया है स्पेशल व्यापार एग्रीमेंट और डील के तहत। जो सबसे बड़ा व्यापक असर है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल की सप्लाई चेन अब धीमे धीमे अमेरिका शिफ्ट होना शुरू करेगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल का बाजार है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में इसके बाद जो सरकारी कार्यक्रमों के लिए आने वाली दवाएं हैं, उस पर एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसमें कि दवाओं को और ज़्यादा सस्ता करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आज देखा कि भारतीय बाजार में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में बड़ी गिरावट भी दिखाई दी, 2% के आसपास की गिरावट हमें दिखी। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव की वजह से शटडाउन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी सदन में मंजूर फंडिंग 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अतिरिक्त फंडिंग के लिए मंजूरी के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ट्रंप और डेमोक्रेट सांसदों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से शटडाउन का खतरा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ बैठक रद्द की है और फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर लें। सर, क्या तैयारी है ट्रंप की ओर से शटडाउन को टालने की, क्योंकि अभी तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सरकार उनके पास है। 30 सितंबर डेडलाइन है, और इस बार अमेरिका में शटडाउन का खतरा गंभीर है। हालांकि हर साल आता है, ये पूरे साल में आने वाला एक कैलेंडर इवेंट जैसा है। अमेरिकी सरकार अपनी जो खर्च की सीमा उससे बाहर निकलती है, उससे ज़्यादा खर्च की इजाज़त नहीं मिलती, पर दोनों सदनों को नए एक्सपेंडिचर को मंजूरी देनी पड़ती है, कर्ज के कार्यक्रम मंजूर होते हैं और फिर शटडाउन टाला जाता है। पर इस बार टकराव की स्थिति है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में। तो जो सर्वे वहाँ से आ रहे हैं, जो जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, उस हिसाब से पिछले सालों की तुलना में इस बार शटडाउन का खतरा ज्यादा गंभीर है अगर संभावनाओं के आधार पर देखा जाए। उसकी वजह यह है कि ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच में, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच में सहमति वाली बैठक रद्द हो गई है। ट्रंप ने जो लीडर्स के साथ बैठक होनी थी उसको कैंसिल कर दिया और दबाव बनाने के लिए अब नए तरीके की तैयारी शुरू की है। डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सब्सिडी को स्थायी किया जाए, जबकि रिपब्लिकन से चाहते हैं, खासतौर से ट्रंप पे चाहते हैं कि सरकारी खर्च में कटौती की जाए, क्लीन फंडिंग की जाए। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक थोड़ा आगे बढ़कर, जो आमतौर पर शटडाउन की चर्चाओं में नहीं होता, ऐसा एक कदम उठाया है। उन्होंने आदेश दिया है कि सरकारी एजेंसियों को कर्मचारियों की छटनी की जाए। आमतौर पर शुभम, जब ये शटडाउन की समस्याएं आती हैं तो खर्च को रोकने के लिए अमेरिकी एजेंसियां लोगों को छुट्टी पर भेज देती हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनको स्थायी रूप से नौकरियों से निकाल दिया जाए। तो इसमें जो क्लाइमेट है, हेल्थ केयर, सोशल प्रोग्राम और रेगुलेटरी सेक्टर हैं, वहाँ बड़ी छटनी हो सकती है। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और डिफेंस में इतनी छटनी नहीं होगी, लेकिन बाकी क्षेत्रों में स्थायी रूप से नौकरियों को खत्म करने का आदेश दे दिया गया। बल्कि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से सूची लिस्ट भी बनना शुरू हो गई है। और इसलिए इस शटडाउन को लेकर बाजार में निवेशकों के बीच, बैंकों के बीच कई तरीके की चिंता और आशंकाएं हैं। सर, दूसरा जो उन्होंने मास फायरिंग की बात कही है सारी एजेंसियों से, इसका क्या असर होगा? बाजार अमेरिका का वैसे ही खराब स्थिति में है, कंज्यूमर डिमांड थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। ये माना जा रहा है कि अगर ये शटडाउन होता है और शटडाउन को रोकने के लिए मास फायरिंग की स्थिति आती है, हालांकि अभी बाजार ये मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स को दबाव में लाने के लिए इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर लेबर मार्केट में बड़ा असर पड़ेगा। मूडीज और बैंक एनालिस्ट ने यह कहा है कि जीडीपी को पहले से ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि जीडीपी का ताज़ा नंबर आया है, जिसको लोग एक चुटकी भर नमक के साथ ले रहे हैं, जिसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बिजनेस लेंडिंग रुकेगी, प्रोक्योरमेंट बंद होगा और उपभोक्ताओं के कॉन्फिडेंस में गिरावट आएगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं पर, पासपोर्ट सर्विसेज, रिसर्च, इस तरीके की सेवाएं बंद हो सकती हैं। बाजार आमतौर पर शटडाउन झेल लेते हैं, लेकिन इस समय अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है, जिसमें टैरिफ भी लगे हुए हैं, महंगाई भी है, उस वजह से बॉन्ड यील्ड में और बॉन्ड यील्ड कर्व में बड़ी अस्थिरता दिखाई देगी। अगर लाखों कर्मचारियों को स्थायी छुट्टी के बजाय स्थायी बेरोजगारी में धकेल दिया गया, तो फिर इनकम, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के लाभ खत्म होंगे उनके, और बाजार में किस्म की पैनिक की स्थिति बनेगी, मांग टूटने की और लोगों के बीच में विरोध की। ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामकाज के तरीकों में इसी तरह एक्सट्रीम पर जाते हैं और
वो डेमोक्रेट्स को इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैठकर उनके शर्तों पर इस शटडाउन को ख़त्म करने के समझौते पर को मान लें। तो ये अगले 2-3 दिन 4 दिन तक ये सबसे बड़ी घटना रहने वाली है, जिससे बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाती रहेंगी। अमेरिका में जून तिमाही की ग्रोथ के आंकड़ों के रिवीजन से पता चला है कि जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2 साल में सबसे ज़्यादा रही। पहले आए आंकड़ों में कहा गया था कि जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 3.3% रही, लेकिन रिवीजन के बाद ये 3.8% हो गई, जो 2 साल में सबसे ज़्यादा है। सर, कितने गले उतरेगा ये रिवीजन? देखिए, पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने अर्थम में इस पर बात की थी कि कैसे सरकारें डेटा जब बदलती हैं, फज करती हैं, तो उससे सिस्टम पे भरोसा टूटता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े आए तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को ही हटा दिया, और अब ये जो रिवीजन आया है इस पे तमाम सवाल हैं, क्योंकि शुरुआती अनुमान 3% था, फिर उसके बाद बढ़कर 3.3% हो गया, और अब 3.8% हो गया। आमतौर पर इतना बड़ा बदलाव एक ही आंकड़े में असामान्य है अमेरिका के कि इसके का जो स्टैट्स का इतिहास है और जो जिस तरीके की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता और साख के लिए कि इतना तेज रिवीजन कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, बढ़ोतरी क्यों की गई है? ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं पर लोगों का खर्च बढ़ा है, उपभोक्ता खर्च बढ़ा है, खासतौर से सर्विसेज पर खर्च बढ़ा है, जिसके कारण अपडेट लाया गया है। पहले ये बढ़ोतरी 1.2% थी, अब 2.6% हो गई। लोगों ने सर्विसेज पर ज्यादा पैसा खर्च किया है, इस वजह से ये बढ़ा है। लेकिन सैंपलिंग में तमाम कमजोरियां दिख रही हैं, डेटा में भी तमाम कमजोरियां दिख रही हैं। व्यापार का असर भी बताया जा रहा है कि ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का असर हुआ है, जो कि इंपोर्ट में कमी आई है, उस वजह से डेटा पर पॉजिटिव असर पड़ा है। लेकिन कई तरीके की कमजोरियां, और इसलिए बाजार इस आंकड़े को थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ ले रहा है। और सबसे दिलचस्प बात शुभम इसमें यह है कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लौट आई है तो फिर फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में अगली कटौती करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व इसी को आधार बनाकर के अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, ग्रोथ घटने का खतरा है, मंदी का खतरा है, ब्याज दरों में कटौती का एक पूरा कार्यक्रम घोषित कर रहा है। तो बाजार इस बात से डरा हुआ है कि अगर फेडरल रिजर्व ने इस आंकड़े को वास्तविक रूप से सही मान लिया तो क्या अगली कटौतियां होंगी भी कि नहीं। अगली खबर चीन से। चीन ने अपने यहाँ जलवायु सुधार को लेकर जो लक्ष्य तय किया है उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन की मांग और सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है। दुनिया भर में कोयले और कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा खपत चीन में होती है, लेकिन चीन ने 2035 तक कार्बन एमिशन को 7 से 10% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन को कच्चे तेल और कोयले की खपत कम करनी होगी। ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और सप्लाई पर असर पड़ना लाजमी है। सर, ये कैसे हासिल करेगा चीन? चीन ने कल सबसे बड़ी घोषणा की, और उसके बाद कोल मार्केट में और क्रूड मार्केट में लंबे समय के लिए अनुमान आपको बदलते दिखाई देंगे, क्योंकि इन दो महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल के मुश्किल भरे दिन दिखाई दे रहे हैं। शी जिनपिंग ने जो यूएन की इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसमें वीडियो कॉल के जरिए अपने आप को शामिल किया, और उन्होंने वहां घोषणा की कि चीन 2035 तक अपने अधिकतम उत्सर्जन को, एमिशन को 7 से 10% कम करेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन जो सबसे बड़ा पॉल्यूटर था उसने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, और इसको करने के लिए चीन अपनी विंड और सोलर एनर्जी की क्षमता को 2020 के स्तर से 6 गुना बढ़ाने जा रहा है, यानी 3600 गीगावाट से अधिक। 10 साल में 30% से ज्यादा एनर्जी अब नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें जो समझना बहुत जरूरी है, और दुनिया के उद्योगों के बीच में इसकी तमाम चर्चाएं हैं, कि चीन अपने स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम जैसे भारी उद्योगों के लिए पहली बार उत्सर्जन की सीमा तय करने जा रहा है, जो बेहद स्ट्रिक्ट होगी। अभी तक चीन इससे इनकार करता रहा था और दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर था, इसलिए ऐसा नहीं था। इसके बाद अब कंपनियों को और उद्योगों को अपने यहाँ कम उत्सर्जन वाली तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। इससे कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगी, कार्बन कैप्चर की तकनीकें लेके आएंगी, और ग्रीन एनर्जी की तरफ चीन के उद्योग बढ़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि फिर कोयला और पेट्रोल की मांग बाजार में कम होगी। चीन कार्बन क्रेडिट के बाजार में बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, इसलिए वो ऐसे कार्बन क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है जिससे कि कंपनियों को ज़्यादा फायदा मिल सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और क्लीन टेक में अब चीन का निवेश आने वाले समय में बढ़ेगा। सर, दूसरा सवाल ये, इसका असर उद्योगों पर और दुनिया भर के अलग अलग बाजारों पर कैसे पड़ेगा? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने तो घोषणा कर दी कि पूरा क्लाइमेट चेंज एक कौन जाब है, एक किस्म का फ्रॉड है, पर चीन ने अपने आप को अब क्लाइमेट लीडरशिप में आगे खड़ा कर दिया है। देखिए, वही देश जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता था वो अब आगे बढ़कर तकनीक में और
पॉल्यूशन उत्सर्जन को कम करने में आगे आ रहा है। इससे चीन को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो चीन अपने यहाँ ग्रीन टेक की एक पूरा मार्केट क्रिएट कर रहा है। नई तकनीकों का, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी के मार्केट का निर्यात आगे बढ़ेगा जो कि चीन के लिए एक नया बाजार होगा। और दूसरा ये कि वो ग्रीन फिनांस को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगा कई जगह। और चूंकि यूरोप अमेरिका की तुलना में ज़्यादा आग्रह है, ज़्यादा संवेदनशील है पर्यावरण नियमों को लेकर, तो ये पूरी की पूरी रणनीति यूरोप को निशाना करके बनाई गई है। तो आप ऐसी कल्पना करें कि 2 साल के भीतर अगर चीन में बनने वाला स्टील या चीन में बनने वाला एल्युमिनियम कार्बन न्यूट्रल होता है तो उस कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स की, उस कार्बन न्यूट्रल सामानों की मांग यूरोप में बढ़ेगी। तो बहुत चतुराई के साथ चीन अमेरिका के मार्केट को जो खो रहा है उसे वो कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स के जरिए और इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की व्यवस्थाओं को लागू करते हुए वो यूरोप के और बाकी अन्य बाजारों में जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उनमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम था। चीन ने 24 घंटे में यूनाइटेड नेशंस की बैठक में 2 बड़े फेरबदल किए। कल एक जिसके बारे में हमने आपको बताया था, WTO में अपनी रियायतें छोड़ना, और दूसरा ये कार्बन एमिशन का बड़ा प्लान घोषित करना जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी टेक कंपनी अमेजॉन को अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन के साथ मामले को सेटल करने के लिए $2.5 अरब का भुगतान करना पड़ेगा। अमेजॉन पर आरोप था कि उसने अपना प्राइम पैक बेचने के लिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की थी। अमेजॉन को करीब 3.5 करोड़ प्राइम ग्राहकों को और $1.5 अरब लौटाने होंगे और साथ में जुर्माने के तौर पर $1 अरब भी देना पड़ेगा। सर, क्या गड़बड़ कर रहा था अमेजॉन? लंबा मामला है और लंबे समय से चल रहा है। अमेजन ने अपने प्राइम मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए इस तरीके के ऑफर्स क्रिएट किए थे, इस तरीके के पैटर्न क्रिएट किए थे जिसमें लोगों को तमाम गलत सूचनाओं के जरिए आकर्षित किया गया, उन्हें प्राइम मेंबर बनाया गया। अमेजन की मेन मर्चेंडाइज वेबसाइट के ऊपर भी और बाकी सेवाओं में भी बार बार इसकी शिकायतें हुई, जांच हुई, तो ये पता चला कि अमेजन ने जो कमिटमेंट किए थे उनको पूरा नहीं किया और लोगों को तरह तरह से डार्क पैटर्न्स के जरिए और उत्पादों की कीमतों में में फेरबदल करके के प्राइम मेंबरशिप के लिए लगाया गया। और एक बहुत बड़ा नंबर था इसमें, जो नंबर आ रहा है, हालांकि अमेजन ने नंबर नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 157 मिलियन कस्टमर्स मार्च में ऐसे थे जिनको इस अमेजन के इस फ्रॉड का या इस अनियमितता का शिकार होना पड़ा है। और इसलिए फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है अमेरिका के जो फेडरल ट्रेड कमीशन का है। और ये बात यहाँ से निकली है तो शायद यूरोप और बाकी देशों में भी जाएगी, क्योंकि प्राइम को लेकर, अमेजन के प्राइम को लेकर बाकी बाजारों में भी शिकायतें हो रही हैं। तो अपनी निगाह इस बात पे है कि क्या यूरोप भी कुछ इस तरीके की कार्रवाई करेगा आने वाले दिनों में, इस पर ये देखना होगा। तो अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को बोनस पॉइंट में, लेकिन उससे पहले आपको अर्थम देखना नहीं भूलना है। अगर आप प्राइम मेंबर हैं हमारे तो आपको अर्थम मिल चुका है, अपलोड हो चुका है, देख लीजिए। और अगर प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको रविवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार क्यों करना, अच्छी सामग्री है, अच्छा कार्यक्रम है, तो आप तत्काल इसको देख लीजिए। कार्यक्रम में खास क्या है ये पूछ लेते हैं अंशुमान जी से। सर, इस बार के अर्थम में क्या कुछ खास है? शुभम, इस सप्ताह का जब अर्थम हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब इस बात की हमें संभावना थी कि डोनाल्ड ट्रंप सप्ताह के अंत तक भारत के फार्मा उद्योग को निशाना बनाएंगे। भारत डील को लेकर उत्सुक है, भारतीय पक्ष लगातार वार्ताओं में जा रहा है, अमेरिका से आवाजाही हो रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप की योजना कुछ दूसरी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की दक्षता वाले या भारत की जो सफलता की कहानियां हैं उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं? हम उन डॉट्स को कनेक्ट करके इस बार अर्थम में आपके सामने लाए हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्यों किसी संधि के समानांतर डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं और उस रणनीति के अगले पहलू क्या हो सकते हैं। तो इस बार अर्थम को देखना ना भूलें। इस बार हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिर इंडिया प्लान है क्या और वो क्या करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत से संधि करना चाहते हैं या भारत को मजबूर करना चाहते हैं? यह रणनीतिक साझेदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दुनिया का सबसे पेचीदा और उलझा हुआ शब्द है। एक दिन संधि की बात होती है, दोस्ती की बात होती है, और दूसरे दिन कुछ ऐसा होता है जो भारत की सारी व्यापार संभावनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर सवाल उठा देता है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के किन क्षेत्रों को लक्ष्य कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनकी रणनीतियों का सबसे गहरा असर आने वाले समय में हमें कहां दिखाई देगा? इस बार के अर्थम में हम ट्रंप के उस डिजाइन को आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे जिसके कुछ हिस्से अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आप सारे दर्शकों का ये बोनस पॉइंट देखने के लिए।
चलते चलते एक ज़रूरी सूचना आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक गोल्ड समिट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ज़रूर इसलिए कर लीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत सारे लोग अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तमाम सवालों का जवाब जो भी आपके मन में है गोल्ड से जुड़े, चाहे आप कारोबारी हों, निवेशक हों, ट्रेडर हों, किसी भी तरफ से आप गोल्ड को देखना, समझना, जानना चाहते हो तो ज़रूर जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में, और आपके मन में जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान तमाम देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स करेंगे। पूरा एजेंडा भी कल मैं आपको बताऊंगा, कितने बजे शुरू होगा, क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा। एजेंडा लगभग तैयार है हमारा। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सेमिनार में क्या क्या होने जा रहा है। फिलहाल आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं सोमवार को बोनस पॉइंट में। नमस्कार।